हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का भी नेक्स्ट पार्ट आ गया ऑफ अ चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। इससे पहले तक के हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब हम लोग इस वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ सीड, मतलब जो सीड है वो कैसे फॉर्म हो रहा है ये देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो नाउ सीड एंड फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है, एकदम ध्यान से देखना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सो द गोल ऑफ रिप्रोडक्शन इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? रिप्रोडक्शन का करते ही क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म? ताकि इंक्लूडिंग प्लांट क्यों करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, राइट स्टूडेंट्स? ताकि वो लोग अपनी ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र कर सके, इसलिए वो लोग रिप्रोड्यूस करते, एवरीवन, इवन प्लांट्स ऑल्सो। और वन ऑफ द वे दैट प्लांट कैन रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज़ बाय फॉर्मिंग सीड्स, मतलब सीड के थ्रू भी प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, वो लोग अपने ऑफस्प्रिंग को लाते हैं। अगर हम लोगों को अभी अगर एक प्लांट लगाना है तो हम लोग वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन तो नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? सीड ग्रो करते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ओनली। फिर द फ्लावर्स मस्ट बी पॉलिनेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट, मतलब फ्लावर्स जो है वो पॉलिनेट होने चाहिए, तभी हम लोग सीड और फ्रूट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर फ्लावर्स पॉलिनेट नहीं होते, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, वहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस ही नहीं होता है, तो वहाँ पे सीड और फ्रूट वो प्लांट्स को होते ही नहीं है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स पॉलिनेशन करते हैं, और पॉलिनेशन कौन करते हैं? ओनली एंड ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर पॉलिनेशन दे कैन प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड डेवलपमेंट इज़ इनिशिएटेड बाय फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही सीड का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, इतना क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट्स हम लोग ने देखे थे इंटीग्यूमेंट दो होते हैं, कवरिंग बोलते हैं जिसको, आउटर कवरिंग, वो दो होते हैं, एक इनर कवरिंग और एक आउटर कवरिंग। तो ये जो इंटीग्यूमेंट होता है ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जो कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट होता है, वो परसिस्ट and get transformed into a seed coat of mature seed। यही इंटीग्यूमेंट फर्टिलाइज करता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू अ सीड कोट ऑफ मैच्योर सीड। फिर उसके बाद जो सीड होती है वो समटाइम कंसिस्ट करती है दो डिस्टिंक्ट कवरिंग में। एक टिपिकली आउटर सीड कोट होती है जिसको टेस्टा बोलते हैं, और एक इनर जो कि थिन होती है और मेम्ब्रेनस होती है उसको टेग्नम बोलते हैं। ये सब थियोरी है गाय स्टूडेंट्स, थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसलिए मैंने पूरा पूरा अपने पीडीएफ में लिखा है। दो डिस्टिंक्ट कवरिंग होती है जिसको टिपिकली आउटर सीड होती है, सीड कोट, जिसको टेस्टा बोलते हैं। एक इनर थीन मेम्ब्रेनस होती है जिसको टेग्नम बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ जो न्यूक्लियस होती है इन द ओव्यूल, ओव्यूल में न्यूक्लियस होता है, वो परसिस्ट करता है इन सम जेनेरा। ओके, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया। बीट क्या होता है? थिन होता है, पेपरी लेयर होता है, और ऐसे जो जेनेरा में परसिस्ट हो रही है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। इट इज़ कॉल्ड पेरिस, रुको मैं अंडरलाइन करूँ, इट इज़ कॉल्ड पेरिस्पर्म। फिर इन सम सीड जो फूड होता है वो रिजर्व होता है इन द एंडोस्पर्म। सीड में जो फूड है वो एंडोस्पर्म में रहता है,
and are partially used up in the development of an embryo. फूड कहाँ है? एंडोस्पर्म में, और वो यूज़ कब होता है? जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का. And obviously in such seed endosperm remain conspicuous. Conspicuous का मतलब होता है विजिबल होता है वहाँ पे एंडोस्पर्म. एंड फिल्स अ ग्रेटर पार्ट ऑफ अ सीड, और वो एक बड़ा पार्ट फॉर्म करता है. दस जो रिजल्टेंट सीड होती है उस एंडोस्पर्मिक होती है या तो एल्ब्यूमिनस होती है. एल्ब्यूमिनस मतलब एल्ब्यूम क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या करता है? न्यूट्रिशन पहुंचाता है. तो इसीलिए ये जो एंडोस्पर्म होता है ये न्यूट्रिशन पहुंचाता है स्टूडेंट्स. और इसके एग्जांपल है कैस्टर, कोकोनट, मेस. मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ. न्यूक्लियस ओव्यूल में होता है, और ये जो ओव्यूल होता है ये परसिस्ट करेगा इन सम जेनेरा लाइक ब्लैक पेपर और बीट, और इट इज़ अ थिन पेपरी लेयर होती है जिसको पेरिस्पर्म बोलते हैं. पेरिस्पर्म, व्हाट इज़ पेरिस्पर्म करके आएगा, तो आप लोगों को ये सेंटेंस लिखना है. फिर कुछ सीड में क्या होता है? फूड रिजर्व होता है एंडोस्पर्म में, मतलब फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में. उसके बाद जो सीड होती है उस सीड में एंडोस्पर्म बहुत अच्छे से विजिबल होता है, और जिस सीड में एंडोस्पर्म विजिबल होता है उसी को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस. एल्ब्यूमिनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्ब्यूमिनस एक टाइप का प्रोटीन है, और प्रोटीन गिव्स अस न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के हिसाब से उसको एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं. और इसके एग्जाम्पल क्या है? कैस्टर, कोकोनट एंड मेज. क्लियर? और एक और ऐसे ही एक टर्म है कि कुछ सीड्स में ऐसा होता है एम्ब्रियो एब्जॉर्ब करता है फूड रिजर्व को फ्रॉम एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म में से फूड के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करा कंप्लीटली. पर कब करता है? ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज, जब डेवलपमेंटल स्टेज होता है, जब डेवलपमेंट होता है तब. और इसी वजह से एंडोस्पर्म डिसअपियर हो जाता है मैच्योर सीड में, मतलब किसी में दिख रहा है, किसी प्लांट में नहीं दिख रहा है. तो जिस प्लांट में नहीं दिख रहा है उसे बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस. और इसके एग्जाम्पल है पी, बिन, एक्सेट्रा. ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा लिखा है. सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं. फिर स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने पूरे स्लाइड पे इसी को लिखा है कि फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है, फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है ये हार्मोन के थ्रू होता है. इज़ ट्रिगर्ड बाय हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय डेवलपिंग सीड. डेवलपिंग सीड एक हार्मोन ट्रिगर करती है जिसके वजह से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है. अब स्टूडेंट्स जो कॉटिलीडॉन होता है, जो कॉटिलीडॉन होता है कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में वो एक्ट करता है एज अ फूड स्टोरेज, और इन अदर दे आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन. कौन होता है कॉटिलीडॉन? कॉटिलीडॉन जो है वो एक्ट करता है एज अ फूड स्टोरेज, और कुछ कुछ प्लांट्स में वो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के जैसा भी एक्ट करता है. और उसके बाद जो माइक्रोपाइल परसिस्ट करता है एज अ स्मॉल पोर इन सीड कोट टू अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग सोकिंग. जो माइक्रोपाइल मतलब जो नीचे का एम्ब्रियो सैक में जो नीचे का एंड होता है वो एक स्मॉल पोर ओपन करता है जहाँ से वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री अंदर ओव्यूल में होती है. फिर उसके बाद मैंने बताई कि फ्रूट डेवलपमेंट ट्रिगर कौन करता है, किसके वजह से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है? एक हार्मोन के वजह से हो रहा है. और वो कब होता है? जब सीड डेवलपिंग स्टेज में होती है. फिर उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote is formed
and the ovary begins to differentiate into fruit and ovary wall develop into pericarp. pericarp मतलब एक बाहर का लेयर। एकदम ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है एंड द ओवरी जो होती है वो बिगिन करती है टू डिफ्रेंशिएट, मतलब अलग होती है। किस में डिफ्रेंशिएट हो रही है? इनटू फ्रूट। ओवरी बिगिंस, ओवरी फ्रूट बन रही है और ओवरी का जो वॉल है वो क्या बन रहा है? पेरिकार्प बन रहा है। अब पेरिकार्प के बेसिकली 3 लेयर होते हैं विच गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू फ्लैशी फ्रूट, जैसे कि मैंगो, कोकोनट एक्सेट्रा। मैंगो में पहले क्या होता है? बाहर छिलका होता है, फिर उसके अंदर पल्पी सब्सटेंस, उसके अंदर सीड होता है। तो वैसे ही पेरिकार्प के 3 लेयर होते हैं और वो उसके एग्जाम्पल है मैंगो एंड कोकोनट। नाउ स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन क्या है? तो जो फ्रूट होता है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग सीड को। फिर जो फ्रूट होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है जब सीड इमेच्योर कंडीशन में होती है। फिर सीड जो है वो सर्व करता है एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, मतलब सीड के वजह से प्लांट प्रोपोगेट हो रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है। एंड फिर लास्ट सिग्निफिकेंस है कि सीड और फ्रूट डेवलप करते हैं इनटू अ वेरी स्पेशल डिवाइसेस, जिसके वजह से वो डिस्पर्स होते हैं, मतलब फैलते हैं, और फैलने के वजह से हमारा जो स्पीशीज़ है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये 4 सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? फ्रूट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग सीड। फिर दूसरा है फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड। पहला फ्रूट सीड को न्यूट्रिशन देता है, दूसरा फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट करता है जब सीड इमेच्योर होते हैं। नेक्स्ट है कि सीड जो है वो सर्व करती है एज ए इम्पॉर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, मतलब सीड के थ्रू ही प्लांट ग्रो होता है पूरा। और फिर फोर्थ है कि सीड और फ्रूट जब डेवलप होते हैं तो वो अपने आप को डिस्पर्स करते हैं, मतलब आगे जाके फैल जाते हैं, जिसके वजह से हमारा स्पीशीज़, हमारा मतलब सीड और फ्रूट का स्पीशीज़ आगे जाके बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट ख़त्म होता है। नाउ पहले मैं इसको इरेज करूँ। नाउ ये डॉर्मेसी आपके टेक्स्ट बुक में एक टर्म दिया है, डॉर्मेसी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है। तो इसको एज अ डेफिनेशन ये पूछेगा, ज़्यादा तो पूछेगा नहीं। तो एज अ डेफिनेशन बस ये क्या होता है इसके बारे में इतना पढ़ लो कि डॉर्मेंसी जो है वो स्टेट है मेटाबॉलिक अरेस्ट का। मेटाबॉलिक अरेस्ट का मतलब कि एक मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं डॉर्मेंसी, जो कि फैसिलिटेट करता है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। स्ट्रक्चरल और फिजिकल अडेप्टिव मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। ये थोड़ा नीचे नीचे लिख ली हूँ मैंने, टाइपिंग में हो गया वो, बट आप लोग समझ लो कि डॉर्मेंसी जो है वो मेटाबॉलिक अरेस्ट है, मतलब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रूट ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए। और जो स्ट्रक्चर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन मैकेनिज़्म होता है सर्वाइवल के लिए, जो प्लांट स्ट्रक्चरली और फिज़िकली अडेप्टेशंस करते हैं, उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैच्योर और वायबल सीड जो होते हैं विल नॉट जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड दे आर डिस्पर्स्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग डॉर्मेंसी। अब वायबल सीड्स जो होती है जर्मिनेट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉर्मेंसी पीरियड। नाउ डॉर्मेंसी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है एपोमैक्सिस। एपोमैक्सिस जो है ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स,
It is a phenomena of formation of embryo through asexual method of reproduction. मतलब जो asexual reproduction होता है उसमें भी embryo formation होता है। तो यो जो asexual के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एपोमैक्सिस। अब ये जो एपोमैक्सिस है ये क्या है? इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज थ्रू अ सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब ना तो गैमेट्स फॉर्म हो रहा है ना तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट फिर भी जब एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं एपोमैक्सिस। नाउ एपोमैक्सिस में क्या होता है कि व्हेन अ गैमेटोफाइट ऑर्गन, मतलब क्या, जब एक गैमेटोफाइट ऑर्गन होता है या तो सेल प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं एपोगैमी। सिमिलरली व्हेन डिप्लॉयड स्पाइरोफाइट सेल प्रोड्यूसेस अ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, इसको बोलते हैं एपोस्पोरी। अब यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो पहला एपोगैमी। एपोगैमी जो होता है वो इट इज़ व्हेन अ गैमेटोफाइट ऑर्गन या फिर सेल प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो को लाइक स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं एपोगैमी। सिमिलरली जब एक सिंगल सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो एपोगैमी हो रहा है। जब डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल होते हैं प्रोड्यूस करते हैं बाय डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, एक सिंगल के बारे में बात करेंगे तो एपोगैमी, डिप्लॉयड के बारे में बात करेंगे तो उस टर्म को बोलते हैं एपोस्पोरी। इसके एग्जाम्पल है ऑरेंज और मैंगो। यहाँ पे क्या टर्म याद रखना है? जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स। एपोगैमी का डेफिनेशन, एपोस्पोरी का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल जो कि है ऑरेंज एंड मैंगो। अब जो एपोमैक्सी है उसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है रिकरेंट एपोमैक्सी, उसका फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो सेक होता है वो जनरली राइज आइदर फ्रॉम एन आर्केस्पोरियल सेल और फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जो एम्ब्रियो सेक हो रहा है वो कहाँ से राइज हो रहा है? आर्केस्पोरियल सेल से या तो फिर न्यूक्लियस से। फिर इन डिप्लोस्पोरी, और एक टर्म है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है? अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक, मतलब रिड्यूस्ड नहीं हुआ मतलब बड़ा एम्ब्रियो सेक। कहाँ से डिराइव हो रहा है? फ्रॉम अ डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर। कहाँ से डिराइव हो रहा है? डिप्लॉयड, मैं मार्क करूँ पहले, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर से डिराइव हो रहा है, जिसका एग्जाम्पल है टेरेक्सेगम। और एपोस्पोरी में क्या होता है? जो न्यूक्लियर सेल होता है गिव राइज टू एपोमाइटिक एम्ब्रियोसेक। मतलब लाइंस याद रखें, जो एपोस्पोरी में जो न्यूक्लियर सेल है, मतलब जो न्यूक्लियर का सेल है वो किसको राइज कर रहा है? एपोमाइटिक एम्ब्रियोसेक। मतलब इस तरीके से न्यूक्लियस जब राइज कर रहा है, जो एम्ब्रियोसेक को न्यूक्लियस बाहर आ रहा है, न्यूक्लियस से जो एम्ब्रियोसेक बाहर आ रहा है, इस वाले एम्ब्रियोसेक को क्या बोलते हैं? एपोमाइटिक एम्ब्रियोसेक। तो यहाँ पे रिकरेंट एपोमैक्सिस ख़त्म होता है। सेकेंड टाइप है नॉन रिकरेंट एपोमैक्सिस। इसमें होता है इन दिस टाइप जो मेगास्पोर मदर सेल होता है दैट अंडरगोज यूजुअल माइटोटिक डिवीजन एंड अ हेप्लॉइड एम्ब्रियोसेक इज फॉर्म। मतलब जो MMC है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल है, वो एक माइटोटिक डिवीजन करती है जिसके वजह से हेप्लॉइड एम्ब्रियोसेक फॉर्म होता है। फिर उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो अराइज आइदर फ्रॉम द एग बाय पार्थिनोजेनेसिस और फ्रॉम सम अदर हेप्लॉइड सेल ऑफ गैमेटोफाइट थ्रू एपोगैमी। ये दोनों टर्म अभी आपको आगे क्या है आगे पता चलेगा, ठीक है।
देन उसके बाद जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर जनरली स्टेराइल मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअली। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, निकोटीना। क्लियर विद द नॉन रिकरेंट एम्ब्रियो सैक मतलब एमएमसी से डिवीजन हो रहा है और एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है जो कि हैप्लॉइड रहेगा। और इसका एग्जाम्पल है निकोटीना। इट इज़ समथिंग, इसमें इतना ही पढ़ना जैसा था। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है एडवेंटिशिया एम्ब्रियोनी। एडवेंटिशिया एम्ब्रियोनी में क्या होता है, इन दिस टाइप एम्ब्रियोस मतलब एम्ब्रियोस का क्या मतलब होता है, एम्ब्रियोसेक डेवलप होता है फ्रॉम सोमैटिक न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट्स। पहले वाले में क्या हो रहा था, कहाँ से डेवलप हो रहे थे, आर्किस्पोरियल सेल से। दूसरे वाले में नॉन रिकरेंट में कहाँ से डेवलप हो रहे थे, माइटोटिक डिवीजन में। थर्ड वाले में कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, सोमैटिक न्यूक्लियस या फिर इंटीग्यूमेंट से, अलॉन्ग विथ नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो सेक के साथ साथ कहाँ, पहले तो वो कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, सोमैटिक न्यूक्लियस या तो इंटीग्यूमेंट से। यहाँ पे मैं अंडरलाइन करती हूँ, सोमैटिक न्यूक्लियस या इंटीग्यूमेंट से। और उसके साथ नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। और ये किस में कॉमन हो रहा है, मैंगो, ऑरेंज और लेमन में। एंड ये किसको राइज कर रहा है, इट गिव राइज टू अ कंडीशन कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। अब ये पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, ये भी अपन लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा। तो यहाँ पे 3 टाइप एपोमैक्सिस के कंप्लीट होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप। अब ये थिंग इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस इफ़ेक्टिवली एंड रैपिडली बाय एपोमैक्सिस। इसका मतलब कि जो भी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो रही है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी, मतलब जैसा ऑफस्प्रिंग वैसे ही पेरेंट होंगे। एंड बहुत फास्ट डेवलप होगा, रैपिडली डेवलप होगा बाय एपोमैक्सिस। That is, genetically identical plants can be produced effectively and rapidly by apomixis. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्थिनोकार्पी। अब ये पार्थिनोकार्पी क्या है, इट इज़ दिस टर्म इज़ कॉइंड बाय नॉल ने इस टर्म को निकाला था। इसमें क्या होता है, इट इज़ द कंडीशन इन विच फ्रूट इज़ डेवलप विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फ्रूट डेवलप तो हो रहा है बट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बिना डेवलप हो रहा है। पार्थिनोकार्पी का मतलब फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इट अकर्स नेचुरली, मतलब किसी के वजह से या कोई इन फैक्टर्स के वजह से भी नहीं, ये नेचुरली हो रहा है। और किस में हो रहा है, पाइनएप्पल में, बनाना में, पपैया में एक्सेट्रा। फिर in this plant it seems that the placental tissue in the unfertilized ovary, यहाँ पे एक जो प्लेसेंटल टिश्यू है, प्लेसेंटल टिश्यू में प्लांट के जो प्लेसेंटा है, ओके, उसके जो प्लेसेंटल टिश्यू है उसमें जो कि अनफर्टिलाइज्ड ओवरी है उसमें एक तरीके का हार्मोन होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनो। मैं वापस से पढ़ा रही हूँ, इस प्लांट में के प्लेसेंटल टिश्यू में जो कि अनफर्टिलाइज्ड है एक तरीके का हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन IIA। फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट and the fruit resembles the normally produced fruit but it is seedless. अंडरस्टैंडिंग, जो सीडलेस फ्रूट्स है कौन से है, पाइनएप्पल है, बनाना है, पपैया है, ये लोग सब सीडलेस फ्रूट्स हैं।
तो ये लोग किसके मदद से हो रहे हैं? एक हार्मोन है जो कि ऑक्सिन IIA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये हार्मोन उनके प्लेसेंटल टिश्यू में प्रेजेंट है, जिसके वजह से फ्रूट एनलार्जमेंट हो रहा है। और ये जो फ्रूट होते हैं इसमें सीड नहीं होती। जो सीडलेस फ्रूट है उसमें उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, और जो सीडलेस फ्रूट है उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। क्लियर? अब एक टर्म है पॉलीएम्ब्रियोनी, जो अभी मैंने पहले भी यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियोज इनसाइड द सीड। मतलब सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। मतलब जैसे हम लोग पिछले में क्या पढ़े पार्थिनोकार्पी में कि सीडलेस थे, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे कि एक फ्रूट में एक से ज़्यादा सीड होते हैं। और ये सब किस में होता है? सिट्रस फ्रूट में, लेमन में, ऑरेंज में। ये सब जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इसमें एक से ज़्यादा सीड होती है, उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। और इसको किसने निकाला था? इट वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय ल्यूवेनहॉक इन 1719 in the seed of citrus genus. I hope this is clear students. Now एक चीज़ जो टेक्स्ट बुक में दी है, ये टर्म्स, ओके, डिड यू नो बोल के दी है। तो पार्थिनोजेनेसिस जो है, पार्थिनोजेनेसिस क्या है? इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द एग सेल और अ मेल गैमेट। इज अ काइंड ऑफ एपोगैमी। व्हाट इज़ पार्थिनोजेनेसिस अगर पूछ लिया तो आप लोग को लिखना है कि डेवलपमेंट एम्ब्रियो का डायरेक्टली फ्रॉम द एग सेल से या मेल गैमेट से डायरेक्टली अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ एपोगैमी। फिर सेकेंड टर्म है एगामोस्पर्मी। एगामोस्पर्मी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, यर प्लांट प्रोड्यूस सीड्स बट एम्ब्रियो इनसाइड इट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट ओमिटिंग मियोसिस एंड सिंगोमी। मतलब सीड तो हो रही है पर उसके जो अंदर एम्ब्रियो है वो प्रोड्यूस होता है मियोसिस के बिना, या तो सिंगैमी। और थर्ड है पार्थिनोकार्पी, एंड इट इज़ इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय स्प्रेइंग ऑफ जेब्रेलिन्स। जेब्रेलिन्स एक टाइप का हार्मोन होता है, डिलेइंग पॉलिनेशन, यूज़ ऑफ फॉरेन पॉलेंस एक्सेट्रा। पार्थिनोकार्पी को आर्टिफिशियली भी किया जाता है, ओके। मतलब जो प्लांट्स में नेचुरली हो रहा है वो तो पाइनएप्पल, बनाना, पपाया है, बट किसी किसी में आर्टिफिशियली भी करते हैं। एंड फोर्थ इज़ जेनेटिकली इन्फॉर्म यूनिफॉर्म पेरेंटल टाइप जो होते हैं सीडलिंग्स आर ओब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर एम्ब्रियोज। ये 4 पॉइंट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इनका सिर्फ टर्म्स याद रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स ख़त्म होता है। मैं से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ें समझ में आई होगी, और जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है वहाँ पे वापस बैक जाके सुनो या टेक्स्ट बुक रीड करो। अगर उसमें भी नहीं समझ में आता है तो मीनिंग्स सर्च करो, गूगल करो, और उसके बाद फिर से पढ़ो। आई होप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट चैप्टर में ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो नेक्स्ट चैप्टर से इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा बायोलॉजी पढ़ना। So thank you students and all the best.